जय हिंद बच्चों, मेरा नाम शुभम जैन। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल द मास्टर्स बैचलर्स फिज़िक्स में, जहां आपको कंटेंट के साथ साथ यह भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख कर आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देखकर अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आइए उसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्लास 12th की यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट के एक और नए इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अगर बात करें इस टॉपिक की, तो ऐसा टॉपिक बिल्कुल सेम लगभग हमने पहले भी कभी पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। अगर आपने इस चैप्टर की पूरी कंप्लीट सीरीज़ एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जो लगी हुई है आपकी इस प्लेलिस्ट के अंदर, अगर आपने स्टार्टिंग से देखी हो, तो उससे इसी प्लेलिस्ट में इस वीडियो से जस्ट पहले की वीडियो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख रहा है, वहाँ पर आपको पढ़ाया गया था रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एसी। तो वही सेम कॉन्सेप्ट, वही सेम डेरिवेशंस, वही सेम रिजल्ट, सब कुछ सेम आज फिर हमें दोबारा से उसको पढ़ना है। तो अगर इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना है, तो आपको इससे पहले वाली वीडियो में जो कंक्लूजन आपको बताए गए थे, जिस तरह से डेरिवेशन आपको कराई गई थी, जिस तरह से आपको मेथड बताया गया था, आपको वो आना बहुत ज़रूरी है। तो वो टॉपिक आपने अगर अभी तक कवर नहीं किया, तो पहले आप जाकर उस वीडियो को कंप्लीट कवर करें। उसी के बाद आपको आज का ये लेक्चर क्या होने वाला है, फ्रूटफुल होने वाला है। क्योंकि देखो, जब तक आपको बेस कंप्लीट नहीं होगा, तब तक आपकी दिक्कत बढ़ती जाएगी। जिस बच्चे का बेस क्लियर नहीं होगा, वो दिक्कतें आगे जाकर और भी बूस्ट हो जाएंगी और बढ़ जाएंगी। तो इसलिए बेस का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने पहली वीडियो को नहीं देखा, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। अगर बात करें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होता है, जैसे कि हमें पता है कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ होता क्या है, यानी कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होती है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज एक वो वोल्टेज होती है जो अपनी वैल्यू को लगातार क्या करती है, चेंज करती है, यानी कि हर बार टाइम के साथ अपनी वैल्यू को चेंज करती है, जिसमें इस वैल्यू को हम बोलते हैं पीक वोल्टेज। और ये जो इक्वेशन होती है इसकी अल्टरनेटिंग ईएमएफ की, वो कितनी होती है, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। कुल मिला के ये जो ईएमएफ होता है, ये टाइम के साथ अपनी वैल्यू को लगातार चेंज करता है। जब अपनी वैल्यू को लगातार चेंज करेगा, तो मैं मान रहा हूँ कि सपोज मेरे पास 3 पर्टिकुलर टाइम पर 3 वैल्यूज आ गई। कौन कौन, E1, E2 और E3। ये क्या है, ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग ईएमएफ की वैल्यूज है। तो अगर मुझे इनका ERMS निकालना हो, तो ERMS कैसे निकालते हैं? अगर प्रीवियस वीडियो में आपने देखा हो, तो वहाँ पर हमने करंट का रूट मीन स्क्वायर निकाला था। कैसे, रूट शब्द पे ध्यान दें, रूट आ गया, रूट मीन किसका, मीन स्क्वायर्स वैल्यू का। तो स्क्वायर्स वैल्यू ये रीजी, ये आ गई आपकी स्क्वायर्स वैल्यू, और इन सब का क्या निकालना है, मीन। तो दिस इज द रूट मीन स्क्वायर्स वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो हम क्या करने वाले हैं, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था कि हमने एक पर्टिकुलर समय लिया था, कितना समय, 0 से लेके टी टाइम तक, यानी कि कंप्लीट साइकिल में उसकी रूट मीन वैल्यू कितनी होगी, या फिर इफेक्टिव वैल्यू कितनी होगी, किसकी, अल्टरनेटिंग करंट की। वही वैल्यू हमें इसके अंदर देखने की, हमारी इफेक्टिव वैल्यू या फिर कहें अल्टरनेटिंग ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू कितनी होगी, किसमें, ओवर द फुल साइकिल। तो वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे पढ़ना है। अगर वहाँ पे आपको याद हो, तो वहाँ पे आपको एक डेफिनेशन बताई गई थी रूट मीन स्क्वायर करंट की। क्या बताया था वहाँ पे, कि रूट मीन स्क्वायर करंट जो होता है, वो डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट की वो इफेक्टिव वैल्यू होती है, वो वैल्यू होती है जो एक पर्टिकुलर समय में वो हीट को प्रोड्यूस करेगा। जितनी हीट उतने ही समय में हमारे किसने प्रोड्यूस करी है, अल्टरनेटिंग करंट ने। वही डेफिनेशन यहाँ पर है, बस फर्क इतना है, वहाँ पर हमने जहाँ जहाँ अल्टरनेटिंग करंट शब्द यूज किया था, यहाँ पर अल्टरनेटिंग ईएमएफ शब्द यूज करेंगे। तो क्या डेफिनेशन होगी,
रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ वो वैल्यू है किसकी, स्टेडी वोल्टेज की। स्टेडी का मतलब देखो यहाँ पे स्टेडी एक शब्द यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पर। स्टेडी का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी वैल्यू जो कैसी है, कांस्टेंट है। कैसी है आपकी, कांस्टेंट। तो सिंपल शब्दों में ये ना कह दें कि डीसी वोल्टेज है भाई। कांस्टेंट वोल्टेज तो डीसी की होती है, तो डीसी वोल्टेज कहें, स्टेडी वोल्टेज कहें या कांस्टेंट वोल्टेज कहें, मतलब एक ही है। तो क्या होगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ वो वैल्यू है हमारी स्टेडी वोल्टेज की जो सेम अमाउंट ऑफ हीट को जनरेट करता है एक पर्टिकुलर समय में, जितने समय में हमारा अल्टरनेटिंग करंट उसी हीट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। यानी कि जितनी हीट, फॉर एग्जांपल एक ये रहा आपका अल्टरनेटिंग ईएमएफ, एक ये रहा आपका स्टेडी ईएमएफ यानी डीसी ईएमएफ। आपने इस डीसी को एक पर्टिकुलर रेसिस्टर में लगा दिया तो क्या करेगा, ये हीट जनरेट करेगा। तो जितनी हीट इसने एक पर्टिकुलर समय में जनरेट करी उतनी ही हीट ये क्या करेगा, जनरेट करेगा उतने ही पर्टिकुलर समय में। कौन, एसी। तो इस डीसी की जो भी इफेक्टिव वैल्यू उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर होगी वही वैल्यू हमारी क्या कहलाएगी, इस एसी की आरएमएस वैल्यू यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, बिल्कुल सेम तरीका है, बिल्कुल सब कुछ सेम कॉन्सेप्ट है प्रीवियस वीडियोस जैसा, लेकिन बस फर्क कितना है, वहां पर आपने पढ़ा था करंट के बारे में, यहाँ आप पढ़ोगे ईएमएफ के बारे में। तो अगर हमें इस एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, या हमें अपने नोट्स में लिखना हो, हमें अपने नोट्स जो हम बनाते हैं उन नोट्स में हमें लिखना हो, तो हम क्या लिखेंगे, आइए देखते हैं क्या लिखेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। और क्या लिखेंगे इसके अंदर, इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ स्टेडी वोल्टेज, यानी कि ये एक वो वैल्यू होती है किसकी, स्टेडी वोल्टेज की। स्टेडी वोल्टेज का मतलब कौन सा है, डायरेक्ट वोल्टेज यानी कि डीसी वोल्टेज की। दैट प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन अ गिवन रेसिस्टर, जो बिल्कुल वही अमाउंट ऑफ हीट को जनरेट करेगा एक पर्टिकुलर रेसिस्टर में जो किसने प्रोड्यूस करी है, एज इट प्रोड्यूस बाय अल्टरनेटिंग ईएमएफ, जो किसने प्रोड्यूस करी है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ ने प्रोड्यूस करी है टू द सेम रेसिस्टर इन द सेम टाइम, उसी रेसिस्टर में उतने ही समय के अंदर। ठीक है ना। अब इसकी एक्सप्रेशन क्या होगी, तो नेक्स्ट इसके अंदर लिखेंगे एक्सप्रेशन में क्या लिखेंगे, एज द अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज गिवन बाय, हमें पता है अल्टरनेटिंग ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है हमारे पास E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यही तो होता है भाई अल्टरनेटिंग ईएमएफ। हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या करना है, अगर आपको याद हो तो आपने इससे प्रीवियस वीडियो में जब आपने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे आपने हीट निकाली थी, और हीट निकालने के लिए आपने एक फॉर्मूला यूज़ किया था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट का, दैट इज H इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी किया था ना। अगर मैं बात करूं, हमें यहाँ पे इस बार तो करंट था, लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ईएमएफ चाहिए यानी कि वोल्टेज चाहिए। तो क्या मैं इस करंट को वोल्टेज की टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, ओम्स लॉ एक फॉर्मूला पढ़ा था, V इक्वल्स टू आई आर। V इज द वोल्टेज, I इज द करंट एंड R इज द रेसिस्टेंस। अगर V कहें या E कहें तो बात तो एक है, क्योंकि E इज आल्सो द ईएमएफ, और ईएमएफ भी तो वोल्टेज ही कहलाती है। तो यहाँ से अगर मैं करंट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो करंट कितना हो जाएगा, यहाँ से करंट हो जाएगा E अपॉन आर, हाँ के ना। तो करंट इज इक्वल टू होता है E अपॉन आर। तो अगर मैं यहाँ पे करंट की वैल्यू पुट कर दूँ E अपॉन आर, तो क्या हो जाएगा, E अपॉन आर का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, यही तो होगा। तो यहाँ से क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी E स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। इस आर से एक आर खत्म, तो कुल मिला के हीट का फॉर्मूला क्या आ गया, E स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। क्लियर, ये तो हीट का फॉर्मूला है। बट हमें स्टार्टिंग में हम हमेशा क्या करते हैं, डेरिवेशन करने से पहले हम पहले स्मॉल अमाउंट को निकाल के लाते हैं, फिर बाद में इंटीग्रेशन करके पूरी साइकिल का निकाल देंगे। तो अगर हमें स्मॉल हीट निकालना तो क्या होगा, H की जगह हो जाएगा DH, D is the representation for a small quantity, and E square as it is, R as it is, और टाइम कितना समय लेंगे हम, छोटा समय यानी कि dt समय। तो कुल मिलाकर हमारे पास हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, DH इक्वल्स टू ई नॉट स्क्वायर अपॉन R इंटू dt। तो ये क्या है, ये वो अमाउंट ऑफ हीट है, छोटी अमाउंट ऑफ हीट जो हमने जनरेट करी कितने समय में, छोटे समय के लिए। तो क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन टाइम dt, कितने समय के लिए करी, छोटे समय यानी dt के लिए करी, इज गिवन बाय, कितना फॉर्मूला है हमारे पास, वो है हमारे पास DH इक्वल्स टू
ई स्क्वायर अपॉन आर इंटू डी टी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर। इस फर्स्ट की वैल्यू को उठा के सेकेंड के अंदर पुट कर देंगे तो क्या होगा, तो पुट 1 इन 2। तो जरा बताओ कि ई की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा ना, क्या, डी एच इक्वल्स टू ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन आर। क्लियर। अब कुछ नहीं किया, बस ई की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया छोटी सी हीट छोटे से समय के लिए। लेकिन हमें छोटी हीट नहीं चाहिए, हमें तो वो हीट चाहिए जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, किसमें, फुल साइकिल में। और फुल साइकिल का समय कितना होता है, 0 से लेके टी टाइम तक। ये हम पढ़ चुके अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो हमें क्या करना है, हमें टोटल हीट चाहिए कितने समय के लिए, टाइम टी के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसका दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन ही तो वो मेथड होता है जिसमें हम स्मॉल क्वांटिटी से पूरे साइकिल की क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो क्या करा हमने, द टोटल हीट प्रोड्यूस इन वन कंप्लीट साइकिल इज, वो कितनी होगी, वो होगी हमारी इंटीग्रेशन किसका, डी एच का, इंटीग्रेशन किसका, ई नॉट स्क्वायर अपॉन आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। कुल मिला के हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दिया। कितने समय के लिए कर रहे हैं हम, टाइम 0 से लेके टी समय के लिए। तो टाइम कितना हो गया यहाँ पे, 0 से लेके टी समय तक का। क्लियर यहाँ तक। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है कि कांस्टेंट क्या है। जो कांस्टेंट है उसको बाहर लेगी, कांस्टेंट का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता। तो मैं अगर बात करूँ यहाँ पे ई नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है और आर भी क्या है, कांस्टेंट, तो दोनों चीज बाहर आ जाएंगी। तो ये हो गया ई नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, आर कांस्टेंट है तो ये भी बाहर आ गया। इंटीग्रेशन किसका बचेगा, इंटीग्रेशन बचेगा हमारा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, लिमिट्स 0 से लेके टी तक। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमें इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन अगर आपको याद हो तो प्रीवियस वीडियो में भी हमने एक इंटीग्रेशन करा था और यही इंटीग्रेशन आया था वहाँ पर भी साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। तो वहाँ पे आपको एक बात बताई गई कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला क्या होगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं ऐसे, कैसे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ये बताया गया था आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर। कैसे आया था ये फॉर्मूला, ये भी आपको वहीं पर बताया गया था कि ये फॉर्मूला कैसे आया था। तो कुल मिला के साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। तो क्या कर देंगे हम, इसकी वैल्यूज को सिंपली वो पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एच इज इक्वल्स टू ई नॉट स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, बाहर है, आर भी कांस्टेंट बाहर है, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी, उसकी जगह क्या कर देंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, और पूरे का इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, डी टी के रेस्पेक्ट में, लिमिट्स 0 से लेके टी। क्लियर। अब 2 तो कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के। तो ये क्या बन जाएगा, ये कुछ हमारा इस तरह से बन जाएगा, क्या, ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2r, क्योंकि 2 इज अ कांस्टेंट, और यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन होना है और cos 2 ओमेगा टी का। तो पहले 1 को अलग लिख लेते हैं और cos 2 ओमेगा टी को अलग लिख देता है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन किसका, 1 का विद रिस्पेक्ट टू टाइम dt, और माइनस इंटीग्रेशन किसका, cos 2 ओमेगा टी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम dt। यानी कि दोनों को अलग अलग कर दिया और कुछ नहीं किया, 1 को अलग लिख दिया और cos 2 ओमेगा टी को अलग, और लिमिट्स 0 से t टाइम इसकी है और 0 से t टाइम इसकी है। ये हुआ किसका, इधर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एच। क्लियर। अब क्या करना है, अब सिंपल हमारी प्योर मैथ्स है और कुछ नहीं है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करूं यहाँ पे डी एच का इंटीग्रेशन कितना होता है, एच होता है। ये हम पहले भी जान चुके हैं, कई बार यूज भी कर चुके हैं। तो डी एच का इंटीग्रेशन कितना होता है, एच होता है। ठीक है। बात करें ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2r की, तो कांस्टेंट है, इनका कुछ भी नहीं होगा, तो ये तो एज इट इज रहेंगे। ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2r कांस्टेंट है तो ये बाहर एज इट इज रहे। बात करते हैं 1 का dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कितना होगा, t हो जाएगा, क्योंकि 1 इज अ कांस्टेंट और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन वही होता है जिसके रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। तो t हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और लिमिट इसकी रखी जाएगी 0 से लेके t टाइम तक। क्लियर। अब बात करते हैं cos 2 ओमेगा टी का, और इसके फॉर्मूला भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कई बार बताया है, क्या कि cos 2 ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, वो होता है हमारे पास sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। और ये मैंने आपको शीट, जो आप फॉर्मूलेज की शीट लिख रहे हैं उसमें भी लिखवाया हुआ है कि ये फॉर्मूला आपको लिखना है वहाँ पे। ठीक है। तो कुल मिला के cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, sin
2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और लिमिट्स देख लो 0 से लेके टी टाइम तक, तो लिमिट्स हमारी है 0 से लेके टी टाइम तक। ये हुआ हमारा इंटीग्रेशन। अब क्या करते हैं हम, अब करना है हमें यहाँ पे सिंपली क्या, लिमिट्स को पुट। तो लिमिट्स को पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये तो h हो गया, ये E0 स्क्वायर अपॉन 2r हो गया। अगर बात करें अंदर तो ये क्या लिमिट हो जाएगी, हो जाएगा t-0, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, ठीक है ना, -1/2 ओमेगा, इसमें तो रखी नहीं जाएंगी, यहाँ पे रखी जाएगी क्या, साइन 2 ओमेगा टी माइनस साइन 0, यही तो होगा, साइन 2 ओमेगा टी माइनस साइन 0। तो ये हुआ हमारा इसका इंटीग्रेशन। अगर याद हो आपको कि ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होती है, फर्स्ट वीडियो में बताई थी, इससे लास्ट वीडियो में बताई थी, सब में आपको ये वैल्यू रिपीट हो रही है बार बार, और वहीं पर आपको बताया था कि ये वैल्यू आपकी कई बार रिपीट होगी आगे भी। तो आपको इसको याद रखना है कि क्या ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई होती है। और ये कैसे आई ये आप देख सकते हैं अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ओमेगा टी की जगह 2 पाई रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ हमारा इस तरह से, क्या, E0 स्क्वायर अपॉन 2r ब्रैकेट t-0 बचेगा t -1/2 ओमेगा टी, और साइन, अब देखो यहाँ पे ओमेगा टी क्या है, 2 पाई ये रहा और 2 ये रहा, तो 2 इंटू 2 पाई कितना होगा, 4 पाई, साइन 4 पाई माइनस साइन 0। क्लियर। साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, प्रीवियस वीडियो में आपको बताई थी कि साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, कैसे होती है वो भी बताया था आपको, और ये फॉर्मूले, ये वैल्यूज आपको लिखवाई भी थी आपकी शीट के अंदर। तो साइन 4 पाई की वैल्यू 0 होती है, हम डायरेक्ट यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, h इक्वल्स टू E0 स्क्वायर अपॉन 2r ब्रैकेट t-1/2 ओमेगा। अब जरा बताओ, साइन 4 पाई 0 और साइन 0 भी कितना होता है, 0, तो ये कितना बन गया, ये तो 0 हो गया पूरा, बस 0 - 0 0 होगा, 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो कुल मिला के ये बन जाएगा आपका क्या, ये बन जाएगा हीट इज इक्वल्स टू E0 स्क्वायर अपॉन 2r, और साथ में हो गया टाइम t। दिस इज इक्वेशन नंबर कौन सा है, ये आपको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। ये कौन सी हीट आई है, ये वो हीट आई है जो किसने प्रोड्यूस करी है, AC ने। किसने प्रोड्यूस करी है, AC, यानी कि अल्टरनेटिंग EMF ने प्रोड्यूस करी है। अगर वही हम देखना चाहें कि भाई, क्योंकि हीट को तो हमें कंपेयर कराना है AC DC दोनों के द्वारा, यानी कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज और स्टेडी वोल्टेज दोनों के द्वारा, तो ये तो हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वजह से हीट आई है। अब हमें देखना है स्टेडी वोल्टेज की वजह से कितनी हीट आएगी, तो हम क्या लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो क्या लिखेंगे, लेट ERMS बी द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC इन टाइम t, यानी कि हमने मान लिया कि जो हमारा DC आ रहा है उसकी जो इफेक्टिव वैल्यू या फिर RMS वैल्यू, भाई RMS वैल्यू तो AC की होती है, लेकिन जो हीट प्रोड्यूस DC ने करी उस पर्टिकुलर समय, वही तो RMS वैल्यू होती है, तो उसके द्वारा कितनी हीट प्रोड्यूस करी गई है। अभी एक फॉर्मूला बताया था आपको कि हीट का फॉर्मूला होता है E स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, होता है ना। तो यहाँ पे हीट कितनी होगी, ये हो जाएगा H इक्वल्स टू E। इस बार E कौन है, E है हमारे पास ERMS, E की जगह हो जाएगा ERMS इंटू अपॉन R। अब टाइम की बात करते हैं, टाइम कितना लेना है, टाइम उतना ही लेना जितना आपने AC को दिया। AC को आपने कितना समय दिया, T टाइम, कितना समय दिया आपने, T टाइम, तो यहाँ भी कितना देंगे हम समय, T टाइम। तो ये वो हीट प्रोड्यूस हुई है जो किसने करी है, स्टेडी वोल्टेज ने, और ऊपर जो हीट आ रही है वो किसने प्रोड्यूस करी है, AC वोल्टेज ने। तो अब दोनों हीट तो इक्वल होंगी, तो क्या कर देंगे, बाय इक्वेशन 4th एंड 5th। अगर आप देख पा रहे हो तो ये सारे के सारे स्टेप वही चल रहे हैं जो आपने प्रीवियस वीडियो में अल्टरनेटिंग करंट की RMS वैल्यू निकालने के लिए किया था। तो क्या होगा, दोनों को इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ERMS स्क्वायर इंटू T अपॉन R इज इक्वल्स टू E0 स्क्वायर इंटू T अपॉन 2R। R से R कैंसिल, T से T कैंसिल, क्या बचता है यहाँ से हमारे पास बचता है क्या, ERMS का स्क्वायर इज इक्वल्स टू E0 स्क्वायर अपॉन 2। दोनों तरफ का रूट ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ERMS इक्वल्स टू E0 बाय रूट 2। दिस इज द RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF। और आपको याद हो तो इससे प्रीवियस वीडियो में भी आपका RMS
करंट की वैल्यू कितनी आई थी, वो आई थी आपकी IRMS इक्वल्स टू I0/√2। बिल्कुल सेम वही कंक्लूजन यहाँ पर भी आया है, लेकिन बस फर्क किस चीज का है, वहां पे करंट का आया था, यहाँ पे EMF का आया है। अगर इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा होगा ERMS इक्वल्स टू 0.707 E0, यानी कि जो ERMS वैल्यू होती है वो पीक वैल्यू के 0.707 टाइम्स होती है। और अगर इसी को परसेंटेज में लिखना चाहें तो इसको परसेंटेज में हम ऐसे लिख सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर ERMS इक्वल्स टू 70.7% ऑफ E0. This is the RMS value of alternating वोल्टेज या अल्टरनेटिंग EMF। यही सेम कंक्लूजन आपका करंट के लिए भी आया था। वहां पे क्या आया था, वहां पे आपका आया था IRMS इक्वल्स टू 70.7% ऑफ I0, जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था। वही सेम कंक्लूजन यहाँ पर भी आया है, लेकिन फर्क किस चीज का है, वहां पे करंट के बारे में था और यहाँ पे EMF के बारे में है। क्लियर यहाँ तक हो जाएगा। तो ये हुई हमारी कंप्लीट डेरिवेशन। क्या टॉपिक था, टॉपिक था रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF। तो अगर एग्जाम में ये टॉपिक्स आपसे पूछ लिया जाए तो आप ये सारा कुछ इस टॉपिक के अंदर कर आएंगे। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल हुई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जितना हो सकता है अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। थैंक यू, जय हिंद।